हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र चौरसिया क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे। बॉन्ड के नेचर के आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। ये रियल में वर्क कैसे करते हैं आइए देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। On the basis of bond, it is classified into 4 parts. मतलब होता है कि जो इसका 4 पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट जो अब तो होता है क्या, आयनिक सॉलिड। सेकेंड जो होता है कोवैलेंट सॉलिड। थर्ड जो होता है मेटालिक सॉलिड। और फोर्थ जो होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब रियल में हम बात करेंगे आयनिक सॉलिड। जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। मतलब है कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और अपने आप पर क्या होता है, प्लस और नेगेटिव चार्ज डेवलप करते हैं और दोनों के बीच एक फोर्स जनरेट होता है, जिस फोर्स का नाम क्या है, कूलम्बिक फोर्स। या उसी फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। मतलब है कि अगर हम फॉर्मेशन ऑफ अगर आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड की अगर बात करते हैं तो यहां पर हमारा क्या होगा, मेटल प्लस क्या होगा, नॉन मेटल होंगे और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। आयनिक कंपाउंड जनरली क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और ये आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये मेटल के आयन, मतलब है यहां पर हम कैटायन और एनायन की बात करते हैं। यानी जहां पॉजिटिव चार्ज की बात आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, कैटायन, और जहां पर नेगेटिव चार्ज की बात आएगी वो हम क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जा सकता है, ये क्या है, NaCl। मतलब है कि जब ये ब्रेक डाउन होगा तो Na प्लस और क्या होगा, Cl माइनस में। मतलब है इलेक्ट्रॉन को लूज किया और गेन किया और दोनों के बीच जो फोर्स जनरेट हुआ है, इस फोर्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम फोर्स को इस रूप में डेवलप कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास क्या है, 2 चार्ज पार्टिकल्स है जिसको हम कितना, Na प्लस और क्या है, Cl माइनस के रूप में यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस चार्ज को हम Q Na प्लस और क्या होगा, Q Cl माइनस के रूप में डिफाइन कर सकते हैं और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो फोर्स A बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q Na प्लस इंटू Q Cl माइनस बाई क्या होगा, R Na Cl क्या, होल स्क्वायर। यहां ये जो मेरा टर्म आया इसको हम बोलेंगे कूलम्बिक फोर्स। क्या बोलेंगे, कूलम्बिक फोर्स यहां बोलेंगे। जनरली अगर देखा जाए कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं ये क्या होते हैं, या आयनिक सॉलिड होते हैं, ये वाटर में क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं। क्या होते हैं, वाटर में डिजोल्व होते हैं। मतलब है कि यहां पर ये वाटर है, सपोज लाइक जस्ट लाइक
अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड, जनरली हम NaCl की बात कर रहे हैं, अगर हम NaCl को अगर इसमें हम क्या कर दूं, डाल दूं, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये Na प्लस और Cl माइनस के रूप में क्या होंगे, ये टूट जाएंगे और ये जो होंगे इसमें कंप्लीटली क्या होंगे, मूव करने लगेंगे। अब मूव जब ये करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें आयनिक प्रॉपर्टी आ जाएगी, मतलब है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएंगे। मतलब है कि यहां आयन का मूव कर रहे हैं, जब आयन जहां पर मूव करेंगे वो सबस्टांस जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी जो इसके सॉल्यूशन होंगे मोल्टन स्टेट या सॉल्यूशन स्टेट, ये क्या होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। अब ऐसा क्यों, ये H2O जो होता है, H2O का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है, अबाउट 82.5 के आसपास होता है। यानी सबसे मैक्सिमम अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू किसी का होता है तो होता है वाटर का। और वाटर अपने आप में जितने भी आयनिक सबस्टेंस आएंगे उसको क्या करते हैं, घुला लेते हैं। और जब ये घुल जाएंगे तो आयंस के रूप में क्या होंगे, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब ये आयंस के रूप में जब ब्रेक डाउन होंगे तो इसमें क्या होगा, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं कि अगर इस चीज को हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों, इसलिए कि इसमें आयंस का मूवमेंट नहीं होता है। मतलब है इनके जो दोनों आयंस होते हैं ये टाइटली बॉन्डेड होते हैं कूलम्बिक फोर्स के द्वारा, इसलिए इनका आयन का मूवमेंट नहीं होता है और ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। साथ ही ये ब्रिटल होते हैं, अगर मैं हथौड़े की चोट से अगर मारूं तो इसके मॉलिक्यूल जो इसके आयंस होते हैं अलग अलग रूप में क्या बिखर जाएंगे। क्यों, कि ये टाइटली बॉन्डेड है, इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं है, इसलिए क्या होता है, इजिली टूट जाते हैं। अब अगर हम इसको डिफिनीशन इसका अगर मैं बनाऊं, इसका डिफिनीशन अगर मैं बनाऊं तो इसका डिफिनीशन क्या होने वाला है, जरा देखिए। आप देखेंगे ये जो टर्म्स है यहां पर हैं ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है किसके, आयनिक सॉलिड के। मैं बोल सकता हूं इन क्रिस्टलाइन solid the constituent particles anion or cation bonded by a strong coulombic force या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इन 3D अरेंजमेंट। मतलब है जितने भी अगर आयनिक सॉलिड होते हैं उनके जो आयंस जो होते हैं पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा क्या होते हैं, ये बॉन्डेड होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। और ये किस में होते हैं, 3D में होते हैं। जब 3D में होंगे तो इनके मॉलिक्यूल जो क्या होंगे, ऑटोमेटिक है, इसके जो आयंस जो होंगे या इसके सॉलिड स्टेट के जो इसके मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, हार्ड होंगे। यानी जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे सब क्या होंगे, हार्ड होंगे। यहां पर अगर हम एक एक करके अगर बात करूं तो इसका अगर प्रॉपर्टी की मैं बात देखूं तो क्या होने वाला है इसका प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, इट इज हार्ड एंड ब्रिटल। ये हार्ड और ब्रिटल होते हैं, क्यों, इसलिए कि इनके जो आयंस जो होते हैं ये टाइटली बॉन्डेड होते हैं किसके द्वारा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कूलम्बिक फोर्स के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज
bad conductor of electricity in solid form because its ions does not moves, इसके आंस जो होते हैं मूव नहीं करते हैं, बट इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट या सॉल्यूशन स्टेट because its ions easily moves in throughout solution uniformly throughout solution मतलब है ये क्या होते हैं ना कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते किसमें, मोल्टन स्टेट में। मतलब है कि अगर मैं एक्वस फॉर्म में लूँ, अगर मेरा NaCl अगर क्या है, एक्वस है, तो इसके जो आयंस होंगे Na प्लस और क्या होगा Cl माइनस में एक्वस में क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और जब ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो इसमें आयन का मूवमेंट क्या होगा, इजी हो जाएगा। जब आयन का मूवमेंट इजी हो जाएगा तो क्या होगा, गुड कंडक्टर पर क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी हो जाएंगे। लेकिन अगर सॉलिड स्टेट में अगर NaCl अगर सॉलिड स्टेट में होगा तो ये कभी Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक डाउन नहीं होगा। इसीलिए क्या होते हैं, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं, वाटर में घुलनशील होते हैं। लेकिन नन अगर आयनिक की बात करेंगे उसमें क्या होंगे, घुलनशील नहीं होते, मतलब नॉन पोलर में अघुलनशील होते हैं, मतलब उसमें डिजोल्व नहीं करते हैं। क्यों कि वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू होता है सबसे मैक्सिमम होता है। यानी हम कह सकते हैं जितने भी पोलर सॉल्वेंट होते हैं उसमें आयनिक कंपाउंड का इजीली डिजोल्व होते हैं। क्यों कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन अगर हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करते हैं उसमें डिजोल्व नहीं करते हैं। क्यों कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, लो होता है। यानी हम कह सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, आयनिक सॉलिड्स आर डिजोल्व in polar solvent like H2, CH3, OH, D2O, C2H5, OH, CH3, acetone, RO or ether, etc. Because dielectric constant value are high, यानी हम कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वैल्यू होता है, यानी ऐसे लिख सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ सॉल्वेंट आर हाई। मतलब हम कह सकते हैं यहां पर कि सॉल्युबिलिटी
ऑफ आयनिक सॉलिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब है कि यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी, अगर कोई भी अगर आयनिक कंपाउंड अगर वाटर में अगर डिजल्व हो रहा है, मतलब है या पोलर सॉल्वेंट में डिजल्व हो रहा है, मतलब उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या अधिक है। और जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू अधिक होगा तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, अधिक होगी। इसलिए आयनिक सब्सटेंस वाटर में या पोलर सॉल्वेंट में इजिली डिजल्व हो जाते हैं। क्या होते हैं, इजिली डिजल्व हो जाते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयनिक कंपाउंड वाटर में घुलनशील होता क्यों, तो हम क्या कहते हैं कि ऐसे वाटर में डिजल्व हो जाता है। नहीं, उसमें वाटर में डिजल्व होने का मतलब है कि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है, उसकी सॉल्वेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है। किसकी, वाटर की। मतलब यहां हम कह सकते हैं कि यहां पर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू जो है किसका, सॉल्वेंट का, वो क्या होता है, हाई होता है। कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम और क्या, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये हमारा परमिटिविटी होती है। ये हम यहां बोल सकते हैं, यहां पर ये वाटर का जो वैल्यू होता है क्या होता है, अधिक होता है। और ये क्या, मटेरियल की अगर बात करते हैं, ये मेरा मटेरियल है, मेरा क्या वाटर है, इसका अगर वैल्यू अधिक होगा तो ये टर्म यहाँ पर डिफाइन करेंगे। मतलब है कि यहाँ हम कह सकते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैल्यू जो होते हैं वो सॉल्वेंट के पावर को डिफाइन करते हैं, सॉल्वेंट के पावर को डिफाइन करते हैं। हम अगर इसके ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो सबसे मैक्सिमम किसमें होता है, वाटर में, H2O। उसके बाद किसमें होता है, D2O। उसके बाद किसमें होता है, CH3OH। उसके बाद किसमें होता है, C2H5OH। उसके बाद किसमें होता है, CH3 C डबल बॉन्ड और कितना, CH3। उसके बाद किसमें, ईथर। मतलब है इसकी जो वैल्यू होती है अबाउट 82.5 होती है। इसके अबाउट क्या होता है, लगभग में 80.5 होता है। एल्कोहल को अगर हम क्या करते हैं, अगर लेते हैं तब भगवान को प्यारा हो जाएंगे, लेकिन अगर इस एल्कोहल को, इथाइल एल्कोहल को लेते हैं तो क्या होगा, रोड सब मेरा हो जाएगा, मतलब नाला वाला सब मेरा ही रहेगा। यानी इसके पीने के बाद हमारा जो सोचने की जो क्षमता होती है वो कहते हैं अनबैलेंस हो जाती है, जिसके कारण हमारा हाथ पर क्या होगा, अच्छा से काम करना बंद कर देता है। कहीं नाले में कहीं देखेंगे, आप तो समझ रहे हैं, ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक सॉलिड आर हाई होते हैं। यानी जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का हाई होते हैं। क्यों, इसके आयंस जो होते हैं एक दूसरे आयन से क्लोजली क्या होते हैं, यानी टाइटली का बॉन्डेड होते हैं, जिसको तोड़ने में बहुत एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। क्या होती है, उसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड होते हैं। यानी प्रत्येक आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या फिक्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड की बात करें, आयनिक सॉलिड की बात करते हैं, वो क्या होते हैं, आयंस होते हैं। मैं क्या बोलूं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड आर एग्जिस्ट इन आयन, या एग्जिस्ट एज आयन, आयन के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल के रूप में नहीं। क्यों, कि इसके जो अरेंजमेंट होते हैं, इसके आयंस के जो अरेंजमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, 3D होते हैं, और अरेंजमेंट करके एक लैटिस का, कंप्लीट लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कैसे, आइए देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमारे पास क्या है, एक क्रिस्टल है, ये जितने भी क्रिस्टल होते हैं सब 3D होते हैं। यानी इसमें X, Y और क्या होते हैं, Z होते हैं। यहां पर अगर Na+ है तो ये क्या होगा, Cl- है। यानी जो आयंस जो होते हैं, ये आयंस
ये जब दोनों आयंस आपस में क्या कंबाइन करेंगे तो एक लैटिस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लैटिस। और जिस पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं इस पॉइंट का नाम होगा लैटिस पॉइंट। क्या नाम होता है? लैटिस पॉइंट। मतलब है कि ये हमारा क्या कहलाता है? लैटिस कहलाता है, लैटिस। और ये जो लैटिस होते हैं ये आयंस के जो आयंस आपस में जब कंबाइन होंगे, ये दोनों आयंस जब आपस में कंबाइन तभी क्या होगा? ये लैटिस का फॉर्मेशन हो सकता है। मतलब है कि ये क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ कितना कैटायन एंड एनायन टू फॉर्म अ कंप्लीट लैटिस। मतलब है कि जो आयंस होंगे कहाँ होंगे? लैटिस पॉइंट पर होंगे। कहाँ होंगे? लैटिस पॉइंट पर होंगे। और कहाँ? 3D ज्योमेट्री में, 3D में होंगे। इनके पैटर्न कैसे होंगे? 3D होंगे। इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो हम यहां पर दूसरी बात, इस कंडीशन के द्वारा हम लोग एक नया टर्म को डिफाइन करते हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। किसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी किसी एक आयंस के चारों तरफ जितने अगर आयंस क्या मौजूद होंगे तो वो उसकी क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं देख लूं, जहां सपोज कीजिए कि ये मेरा क्या है? Na+ है। इस आयंस के चारों क्या होगा? Cl- होते हैं। क्या होते हैं? कितने? तो 6 होते हैं। 6 Cl- होते हैं। 6 Cl- होते हैं। अगर इसका 6 Cl- है, इसका मतलब इसके पास से जितने भी क्या होंगे? ये निगेटिव आयंस जुड़े हुए हैं, इसका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। मतलब है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ वो क्या होगा? 6 होगा। उसी प्रकार अगर हम Cl- की बात करूं, Cl- की बात करें तो Cl- की ओर भी क्या होगा? ये क्या होगा? A+ चार्ज पर क्या होंगे? इसके चारों प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl- वो भी क्या होगा? 6 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि NaCl में Na+ आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। और Cl- के कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6 होता है। दूसरी बात होती है कि जो इसकी अरेंजमेंट होती है ना, वो साइज ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हम साइज की बात करते हैं तो इसमें सबसे मैक्सिमम साइज किसका होता है? तो साइज ऑफ Na+ लेस देन साइज ऑफ कितना? Cl-। आप जानते हैं कि कोई भी अगर एटम अगर प्लस चार्ज डेवलप करता है तो उसका रेडियस धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उस पर कैसा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जो एटम अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? गेन करते हैं, उस पर कैसा चार्ज डेवलप करता है? निगेटिव चार्ज। और उसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसके साइज क्या होंगे? ये छोटे होते हैं, लेकिन निगेटिव चार्ज का साइज क्या होते हैं? बड़ा होते हैं। यानी पॉजिटिव साइज का चार्ज, पॉजिटिव साइज ऑफ पॉजिटिव एटम जो होंगे उसका साइज क्या होगा? छोटा होगा। लेकिन निगेटिव साइज चार्ज का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये टर्म हम डिफाइन करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं, यहां पर आप एग्जांपल तो आप देख सकते हैं कि द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड exist as ions, not molecules. These ions arranged in regular pattern in 3D to form complete lattice बनाते हैं। मतलब एक कंप्लीट लैटिस का फॉर्मेशन, जब ये आयंस क्या होंगे? जब आपस में कंबाइन होंगे 3D में तो एक कंप्लीट लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, आयनिक नेचर ऑफ
ऑफ आयनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। यहां पर आयनिक बॉन्ड का जो नेचर है नॉन डायरेक्शनल, क्यों? कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग होता है, शेयरिंग नहीं। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग होगा तो उसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा? नॉन डायरेक्शनल होगा। उसका जो डायरेक्शन की बात करें, उसका जो बॉन्ड का नेचर होगा वो क्या होगा? नॉन डायरेक्शनल होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, मोल्टन स्टेट में जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका रिएक्शन रेट क्या होता है? फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है। मतलब उसको बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस उसका रिएक्शन रेट होते हैं। हम बोल सकते हैं द रिएक्शन रेट ऑफ आयनिक कंपाउंड या आयनिक सॉलिड आर वेरी फास्ट इन solution state such as AgNO3 प्लस NaCl। ये भी मेरा एक्वस है और ये भी मेरा क्या एक्वस है। जब ये टूटेंगे यहाँ पर क्या बनाएंगे? AgCl और प्लस क्या होगा? NaNO3 बनाएंगे। यानी इसका जो रिएक्शन रेट होगा वो काफी फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं। क्यों? इसलिए कि ये क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल होते हैं। आयनिक कंपाउंड या आयनिक सॉलिड डज नॉट शो आइसोमरिज्म बिकॉज its bond are non-directional। इसका बॉन्ड क्या होते हैं? नॉन डायरेक्शनल होंगे। जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे उनका जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल इसलिए होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग होता है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग होगा उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा, और जहां पर डायरेक्शन नहीं होगा उसमें कभी आइसोमरिज्म फॉर्म नहीं कर सकते हैं, यानी आइसोमरिज्म नहीं दिखा सकता है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आइसोमरिज्म को शो नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अब हम बात करने वाले हैं कोवैलेंट सॉलिड। अगर यहां पर बात किया जाए तो कोवैलेंट सॉलिड जो होते हैं ना वो नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं। लेकिन कभी कभी मेटल कभी का उसमें प्रॉपर्टी आती है। देखते हैं, अगर हमारे पास मेटल फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड की अगर हम बात करें, मेटल प्लस क्या होंगे? नॉन मेटल होंगे। लेकिन एक्सेप्शन में कभी कभी मेटल भी आते हैं। ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे कोवैलेंट कंपाउंड बनाएंगे। अब ये जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं ना, यहां पर एक कोवैलेंट कंपाउंड होंगे, इनके अंदर जो होते हैं क्या? एटम्स होते हैं। क्या होंगे? एटम्स होते हैं। और ये एटम्स जो होते हैं एक बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड होते हैं जिसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। और ये कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं इसमें जो इसके जो कंपाउंड जो होते हैं, यानी सॉलिड में जो कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर भी होते हैं। तो यहां पर ये इंसुलेटर होंगे, और क्या? कंडक्टर होंगे।
तो इंसुलेटर होंगे, तो ये इंसुलेटर स्टेट में क्या होंगे, ये हार्ड होंगे, क्या होंगे, हार्ड। लेकिन कंडक्टर में क्या होंगे, ये सॉफ्ट होंगे। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एक्सट्रीमली हाई होता है, एक्सट्रीमली हाई होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट का एक्सट्रीमली हाई होता है। मतलब हम बात करेंगे कि इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे क्या होंगे, एटम्स होंगे। यानी मैं अगर यहाँ डिफिनीशन बनाऊं तो मेरा डिफिनीशन क्या बनने वाला है, इन crystalline solid, in crystalline solid the constituent particle, the constituent particles, atoms bonded by covalent bond in 3D network to form Kent molecule। अगर 3D नेटवर्क में कहते हैं, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो गेंट मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। और ये गेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ये एक्सेप्शन केस है सब, ये कोवैलेंट कंपाउंड का एक्सेप्शन केस है। ऐसे हम लोग जनरली बात करते हैं कोवैलेंट में क्या होते हैं, उसमें पोलर होते हैं, नॉन पोलर। लेकिन इस चीज को हम लोग किस में डिफाइन करते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड में। अब हम एग्जांपल के तौर पर अगर ले लूं तो एग्जांपल के तौर पर मेरा क्या हो जाएगा, डायमंड, ग्रेफाइट, AsIO2, SiC, AlN। यहां देखिए मेटल आ गया, यह एल्युमिनियम नाइट्राइड बोलते हैं। यहां एल्युमिनियम क्या मेटल है, लेकिन ये भी क्या होंगे, आपका कोवैलेंट सॉलिड होंगे। तो यहां पर हम नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, लेकिन हम क्या बात बोले थे आपको कि इसमें मेटल भी आ सकते हैं। तो यहां पर मेटल आ गया एग्जाम्पल में। अब यहां पर बात करेंगे कि ये कह रहा है कंडीशन कि अगर ये इंसुलेटर होंगे तो क्या होंगे, हार्ड होंगे। लेकिन अगर कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे वो क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। तो अगर हम इसका प्रॉपर्टी देखें तो इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, प्रॉपर्टीज, फर्स्ट it is extremely hard and brittle। Next point, it is wide conductor of electricity, exception ग्रेफाइट। इसलिए वाइड कंडक्टर होते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता है, इसीलिए क्या होते हैं, ये वाइड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ग्रेफाइट की अगर हम बात करेंगे तो ग्रेफाइट जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं, जो पूरे इंटायर ग्रेफाइट जो क्या होंगे, सॉलिड होते हैं, उसमें इंटायर में क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं इजिली, इसलिए होते हैं, ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। और इसका नेचर कैसा था, सॉफ्ट होता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सॉफ्ट होंगे तो क्या होंगे, कंडक्टर होंगे, लेकिन अगर हार्ड होंगे तो क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज नॉट soluble इन पोलर सॉल्वेंट। ये पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सेलरेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोवैलेंट सॉलिड आर हाई, एक्सट्रीमली हाई,
एक्सट्रीमली हाई, क्या होते हैं, एक्सट्रीमली हाई होते हैं। कहता है नेक्स्ट, द नेचर ऑफ बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल, नेचर ऑफ बॉन्ड ऑफ कोवैलेंट सॉलिड आर डायरेक्शनल। कोवैलेंट सॉलिड का बॉन्ड का नेचर जो होता है डायरेक्शनल होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। therefore it form आइसोमरिज्म, ये आइसोमरिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, ये आइसोमरिज्म फॉर्म करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड, अगर हम मेटालिक सॉलिड की अगर बात करते हैं तो अगर हम किसी भी मेटल का अगर सीट ले लेते हैं, मेटल एटम का सीट ले लेते हैं, तो उस मेटल का क्या होता है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है, जिसके कारण अपने आउटर मोड से इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर सकते हैं, क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और ये रिमूव होकर वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेते हैं, मतलब उसका बिहेवियर केर्नल की तरह हो जाता है। और उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होता है, मूव करने लगते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एक केर्नल एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं जिस बॉन्ड के द्वारा, उस बॉन्ड का नाम क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड। और उस टाइप का कंपाउंड हम क्या बोलते हैं, मेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। और वो कंपाउंड किस में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट में। लेकिन ये बात होता है ना कि ये सब टू क्या होते हैं, इसका जो नेचर होता है सब टू क्या होता है, हाई होता है। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास अगर कोई भी अगर मेटल सीट है, कोई भी मेरा मेटल सीट हो सकता है, अगर हमारे पास क्या मेटल सीट है, तो मेटल सीट में आप देखेंगे कि बहुत से क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जस्ट लाइक आप सोच सकते हैं कि समुद्र में जिस टाइप से वाटर होता है उसी टाइप से उस इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर ये मेरा क्या पॉजिटिव चार्ज देते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन से, ये पॉजिटिव चार्ज देते क्या, इलेक्ट्रॉन से, ये पॉजिटिव चार्ज होते क्या, इलेक्ट्रॉन से, ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन से, ये पॉजिटिव चार्ज देते क्या, इलेक्ट्रॉन से, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स, 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 पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स। ये इसको बोलते हैं कि मेटल एटम है। कोई भी मेटल एटम होता है ना, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, लो होती है। जब आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है तो ये क्या होंगे, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इजिली क्या कर सकते हैं, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इजिली क्या रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और ये जो चार्ज डेवलप, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते हैं, उस चार्ज का नाम होता है कर्नल। और यहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होंगे, इसमें मूव करने लगते हैं। यानी ये पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज और इस इलेक्ट्रॉन्स के बीच, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के बीच एक बॉन्ड बनता है, जिस बॉन्ड का नाम क्या है, मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड, यानी हम कह सकते हैं कि इस बॉन्ड का कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव चार्ज और क्या, इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम इसको बाय डिफिनेशन अगर मैं बात करूं कि जितने भी कंडक्टर्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इसीलिए क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करेंगे, जितने भी मेटल होते हैं उसमें शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। जस्ट लाइक बोर्ड में देख रहे हैं ना, ये क्या एल्यूमिनियम लगा, इसमें शाइनिंग प्रॉपर्टी है, लस्टर प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसको क्या करूं, अगर इसको मैं मोड़ू, इजिली मूव कर सकता, मुड़ जाएगा, बेंड कर जाएगा। इसमें सोनस प्रॉपर्टी होती है, इसमें डक्टाइल प्रॉपर्टी है, इसमें मलेबल प्रॉपर्टी होती है। यानी जितने टाइप का प्रॉपर्टी देखा जाए
इसमें सभी प्रकार के प्रॉपर्टी, क्यों? इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। यानी मैं अगर एक वर्ड में मैं बोलूं कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं इन टर्म ऑफ मेटल। उसमें शाइनिंग प्रॉपर्टी, लस्टर प्रॉपर्टी, इंटर जितनी भी प्रॉपर्टी आप देखने का आपको मिलेगा इसमें सब मिल जाएंगे। अगर मैं इसका डिफिनेशन क्या बनाऊं, आप देखिए तो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड द constituent particles positive ions kernel and free electrons bonded by metallic bond। इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कर्नल पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये किसके द्वारा बॉन्ड होते हैं? मेटालिक बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं। इसीलिए क्या होते हैं? ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों भैया? यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अगर मैं यहां पर इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर easily moves in through uniformly throughout metal। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इट्स मेल्टिंग पॉइंट आर हाई। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करूं हम यहां पर, ये क्या होते हैं? इट इज सॉफ्ट टू हार्ड इन नेचर। इन नेचर में क्या होता है? सॉफ्ट टू हार्ड होता है, मुलायम भी होते हैं और कहते हैं हार्ड भी होते हैं। किसके कारण? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। अगला पॉइंट मैं लिख सकता हूं मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड having luster, malleable, ductile, sonorous property because free electrons present in it। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं कि नेचर ऑफ बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल। इसका बॉन्ड का नेचर क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल होते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड
अगर हम मोलिकुलर सॉलिड की बात करते हैं तो मोलिकुलर सॉलिड में जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये ब्रिज फोर्स के द्वारा क्या होता है, बॉन्डेड होते हैं। मतलब है कि यह इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी वंडरवाल फोर्स के द्वारा क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। और जितने भी वंडरवाल फोर्स होते हैं उसको हम ब्रिज फोर्स के रूप में डिफाइन करते हैं। आइए देखते हैं कि वर्क कैसे करता है। दूसरी बात कि नेचर के आधार पर ये मोलिकुलर सॉलिड जो होते हैं ना, 3 पार्ट में इसको क्लासिफाइड किया गया है। पहला नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, दूसरा पोलर मोलिकुलर सॉलिड और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड मोलिकुलर सॉलिड। अब हम बात करेंगे यहां पर मोलिकुलर सॉलिड। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, इन क्रिस्टलाइन solid the constituent particles such as molecules bonded by van der Waal van der Waal force और ब्रिज फोर्स यहां पर ब्रिज फोर्स का मतलब ब्रिज फोर्स भी लिख सकते हैं। यहां पर इसके द्वारा क्या होता है, बॉन्डेड होते हैं। अब यहां पर van der Waal फोर्स जो होते हैं ना, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब हम देखेंगे कि वर्क कैसे करते हैं, ये चीज हमको देखना है। अब हम देखेंगे यहां पर कि जितने भी मोलिकुलर सॉलिड होते हैं इसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। मतलब है हम बोल सकते हैं यहां पर कि मोलिकुलर सॉलिड क्लासिफाइड into 3 parts. First, non-polar molecular solid. Second, polar molecular solid। और थर्ड जो है H बॉन्डिंग मोलिकुलर सॉलिड। अब बात करेंगे हम पोलर मोलिकुलर सॉलिड। इन पोलर मोलिकुलर सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन पोलर मोलिक्यूल एंड inert gases. It is bonded by London force। किसके द्वारा, लंदन फोर्स के द्वारा कहते हैं बॉन्डेड होते हैं। तो वैसे सॉलिड को हम कहते हैं नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर डिफिनेशन लिखूं, इन दिस सॉलिड the constituent particles non-polar molecule and inert gases etc are bonded by London force। तो इस टाइप के मोलिकुलर सॉलिड को हम क्या बोलते हैं,
non-polar molecular solid, and the polarity of these molecules are 0. That is dipole moment of these molecules will be क्या होगा 0. इसके डायपोल मोमेंट्स क्या होंगे 0 होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर बात करूं, हाइड्रोजन O2 N2 I2 Cl2 P4 की थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे. P P P P ये इसका स्ट्रक्चर है. ETC ये सब क्या है, तो ये सब आपका क्या कहलाएंगे, तो ये आपका नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड कहलाएंगे. अब हम इसका देखेंगे क्या, प्रॉपर्टीज. क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज. properties. Generally this type of solid exists in gas or liquid state. Next point, it is bad conductor of electricity. इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, बॉन्डेड होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इट्स मेल्टिंग पॉइंट आर very low. Next point, it is soft in nature. इन नेचर में क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं. अब हम बात करेंगे यहां पर पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड, और इसी में हम बात कर देंगे H बॉन्डिंग मोलिक्यूलर सॉलिड. हम पोलर की बात करते हैं. इन दिस मोलिक्यूलर सॉलिड the constituent particles polar molecules bonded by dipole interaction and these molecules developed polarity on the basis of electronegativity
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मैं बात करूं पोलर, तो यहां पर जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे इनका जो बॉन्ड जो होंगे वो क्या होंगे, डायपोल डायपोल इंटेक्स होंगे, और जो इसके कंस्टिट्यूशन पार्टिकल जो यानी पोलर मॉलिक्यूल होंगे इसी के तरह का बॉन्डेड होंगे, और इस मॉलिक्यूल में क्या होगा, पोलैरिटी डेवलप करेगा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर क्या करें, डेवलप करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पर, अगर मैंने H2O ले लिया, तब जरा सोचिए कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। यहाँ पर क्या हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या हाइड्रोजन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक कंबाइन कर गया। यहाँ देखा जाए कि अगर निगेटिविटी जिसके पास ज़्यादा होगी अपने इलेक्ट्रॉन को करेगा, खींचेगा। जब खींचेगा यहाँ पर तो कैसा चार्ज डेवलप होगा, माइनस, लेकिन इस पर कैसा, प्लस। यहाँ पर भी तो वही बात है ना, यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस, लेकिन इस स्थिति में इसका म्यू का वैल्यू क्या होगा, 0 नहीं होगा, मतलब है इसका डायपोल मोमेंट का वैल्यू 0 नहीं होगा। अगर मैं बात करूं NH3 की मैं बात करूं तो आप देखोगे कि N में भी क्या वही बात है, H H H लोन पेयर। ज़्यादा निगेटिविटी किसके पास है, इसके पास है निगेटिविटी, यानी इस पर कैसा प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, और इस पर कैसा माइनस चार्ज डेवलप करेगा। हम किसकी बात कर सकते हैं, ASO2 की बात करेंगे। ये सब जितने भी हैं CH3OH की बात करेंगे, C2H5OH की बात करेंगे। ये जितनी भी चीज़ है ना, सब में क्या, सब कैसे किस तरह का मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, ये सब पोलर मॉलिक्यूल है। अब बात करेंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ये क्या होगा, जरा आइए देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज जितने भी पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है ये हमेशा गैस और क्या होंगे, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड में नहीं। यानी इट इज एग्जिस्ट इन लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। इट इज एग्जिस्ट गैस और लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ये जितने भी चीज होते हैं ना, बैड कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं बात करूं इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं ना, नॉन पोलर के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, हाई होते हैं। बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल is greater than non-polar molecule solid, उससे क्या होते हैं, अधिक होते हैं। अगला पॉइंट जो होता है ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। कहता है इट इज सॉफ्ट, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे कि इट इज soluble इन वाटर, मतलब H2O, बट नॉट soluble इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये इसके क्या होंगे, प्रॉपर्टी हो गए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड, इन molecular solid the constituent particle
पार्टिकल्स HO and bonded by H bonding, bonded by H bonding, मतलब है कि इस प्रकार H बॉन्डिंग के द्वारा क्या होते हैं, A बॉन्डेड होते हैं। ये किसके द्वारा, H बॉन्डिंग के द्वारा बॉन्डेड होते हैं। तो इस टाइप के सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, H बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं। मतलब है कि अगर हम यहाँ रूल डिफाइन कर लूँ कि अगर H के साथ अगर O या N या F यानी नॉन ऑफ फ्रेंड की मैं बात करूँ, अगर इससे प्यार इसको हो जाए तो कैसा बनाएंगे, H बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाएंगे, सॉलिड बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि NaHN3 ये क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होंगे। H2O ये भी क्या होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे, क्या होंगे, बर्फ, आइस। HF ये भी क्या होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे। यानी सभी में कैसा बॉन्ड है, सभी में H बॉन्डिंग है, H बॉन्डिंग है। क्यों कि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, नो d ऑर्बिटल, और H के पास क्या, d ऑर्बिटल नहीं है। इसमें किसी के पास d ऑर्बिटल नहीं है, इसी कारण क्या होता है, H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। अगर d ऑर्बिटल होते तो H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करता। क्लियर। अब हम इसके प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी क्या है इसका देखेंगे। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। It is soft in nature. Its melting point and boiling point is greater than its melting point and boiling point is greater than polar molecular solid. The physical properties of this solid is gas or लिक्विड। ये इसका क्या है, प्रॉपर्टी है। यानी हम इसके प्रॉपर्टी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जितने भी हमारे क्या होंगे, H बॉन्डेड और मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे, वो सब क्या सॉफ्ट होंगे, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से क्या होता है, अधिक होता है। और इसका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस सॉलिड इस क्या, गैस, लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। बाय। आज तक यहीं।